हेलो दोस्तों, यदि आप भी 19 फरवरी को संस्कृत का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 19 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए संस्कृत के हम लोग सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो आपके 19 फरवरी संस्कृत के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है और इस क्लास में हम लोग संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी जितना भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाता है सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बुक से आपके परीक्षा में 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 8 प्रश्नों का उत्तर देना है तो 16 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। इसमें 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें या फिर पाटलिपुत्र वैभव पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें अथवा चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो इसमें 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन का आंसर एक है। तो अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग इसका आंसर ये लिख सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा गया है कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यात्री ने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ नियंत्रण समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा राजशेखर है। तो राजशेखर अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसे ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना के नाम से जाना जाता है और यहाँ संग्रहालय गोलघर जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल में आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है और इसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखिएगा और इसका पीडीएफ हम अभी बताएंगे कि आप लोग कहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। पूछा गया है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। तो पाटलिपुत्र में आने वाले विदेशी यात्रियों में यूनान के मेगास्थनीज एंड चीन के फाहियान नामक यात्री का उल्लेख प्राप्त है। इसके संस्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का उल्लेख हुआ है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो यूनानी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र आया था। अपने संस्मरण ग्रंथ इंडिका में उसने उल्लेख किया कि पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी यानी अत्यंत अच्छा थी। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। तो काव्य मीमांसा राजशेखर पाटलिपुत्र को विधा की देवी सरस्वती की प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र स्वीकार किया है। शिक्षा शास्त्रियों की महान परंपरा वाला देश घोषित किया है, जहां उपपर्व वर्ष पाणिनि पिंगल और वरुचि एंड पतंजलि जैसे दिग्गज विद्वानों ने अपना कार्य किया है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। पूछा गया है कि पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो बिहार की राजधानी पटना के दर्शनीय स्थलों में गांधी सेतु, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारा मंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष तथा महावीर मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। इसका जन्म स्थान भी कहाँ है? तो पटना में है। गुरुद्वार भी विशिष्ट स्थान है जहाँ संपूर्ण विश्व के सिख समुदाय के लोग दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 6 पूछा गया था कि किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज, फाहियान और यहाँ पर हैंगसंग और उसके बाद यहाँ पर सिंह आदि विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है
कि पाटलिपुत्र के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में कहा था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु आपसी झगड़ा, आग लगी और बाढ़ का भय से सदैव पीड़ित रहेगा। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करें। तो यहाँ पर है कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र एक प्राचीन नगर है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पुराना है। यह राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र एवं धार्मिक क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मेगास्थनीज, फैहान और हैंसंग आदि विद्वान का आगमन हुआ था। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जहाँ भगवान बुद्ध आए थे। इस प्रकार यह नगर सदा अपने स्वर्णिम वैभव के लिए प्रसिद्ध रहा। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, पूछा गया है कि पाटलिपुत्र का कुसुमपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहाँ है। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर या कुसुमपुर का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो महान लोग अपने को अज्ञानी तथा अन्य विद्वान को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर से पार कर जाते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो कौन कौन से नाम मिलते हैं? तो पटना के गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो यहाँ पर याद रखिएगा, पटना के गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में। यहाँ पर लिखा गया है कि यह उत्सव शरद काल में मनाया जाता था, यानी शरद ऋतु में मनाया जाता था। कौमुदी महोत्सव में सभी लोग उत्साह पूर्वक भाग लेते थे, आनंदमय होते थे। तो यहाँ तक इसका उत्तर हो गया। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है। तो आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? तो मैथिली कवि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा है। विद्यापति आलस कथा पाठ के रचयिता हैं, याद रखिएगा। और विद्यापति ये मैथिली कवि हैं। तो मैथिली कवि विद्यापति ने पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा है, जिससे उद्धृत आलस कथा में आलस के निवारण की प्रेरणा और इस संसार की लोक नीतियों और अनेक पक्षों पर व्यंग्यात्मक दृष्टि डाली गई है। मिथिला राज के मंत्री वीरेश्वर करुणा कर आलसियों के लिए आलसशाला का निर्माण करवाता है, ताकि वे भी भोजन, वस्त्र आदि प्राप्त कर सके, परंतु इसका फायदा धूर्त और कम आलसी लोग भी उठाने लगते हैं। अधिक व्यय होने पर अधिकारियों ने आलसशाला में आग लगवा दिया, ताकि सच्चे आलसी की पहचान हो सके। तो धूर्त आलसी, कम आलसियों के भागने पर केवल 4 आलसी बचे थे। यानी जब आलसशाला में आग लगाई गई तो धूर्त आलसी भाग गए थे, लेकिन 4 आलसी नहीं भागे थे, जिन्हें केसों से खींचकर निकाला गया। यानी जो आलसी बचे थे उनको केस पकड़कर बाहर खींचा गया। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि आलसशाला में कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली। तो आलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देखकर कम आलसी और कृत्रिम आलसियों की भीड़ जुट गई थी, जिससे आलसशाला का खर्च बढ़ गया। अतः आलसशाला के व्यर्थ खर्च को रोकने तथा सही आलसियों की पहचान करने के लिए आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा ली और इस परीक्षा से उन्होंने सही आलसियों को चुन निकाला। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है मंत्री वीरेश्वर की विशेषताओं का वर्णन करें। तो मंत्री वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे। वे स्वभाव से दानशील और दयावान थे। वे दीन दुखियों और अनाथों को प्रतिदिन अन्न, वस्त्र और भोजन दिलाते थे। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद है चारों आलसियों का संवाद अपने शब्दों में लिखे। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखिएगा। ये सभी क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलिए इसका हम उत्तर बता देते हैं, यानी इसका PDF आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में।
तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिएगा 19 फरवरी क्लास 10th संस्कृत क्वेश्चन पेपर आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट ये संस्कृत का पेज खुला है और एग्जाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करके ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर सकते हैं और सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड पर क्लिक करके सब्जेक्टिव पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।